आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके माध्यम से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को एकदम इजी वे में बनाएंगे। ये कॉन्सेप्चुअल और प्रॉब्लम बेस्ड दोनों क्लास है, इसलिए ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसको समझाने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल का हम सहारा ले रहे हैं। ध्यान से आप इस एग्जाम्पल को समझेंगे। 9:40 पर ये रिएक्शन प्रारंभ हो रहा है। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। इस रिएक्शन में ये N2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल पर लीटर है और H2 का भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10 मोल पर लीटर है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन अब स्टार्ट होने जा रहा है। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, मतलब आप एक क्लोज कंटेनर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिए, नाइट्रोजन 10 मोल पर लीटर और हाइड्रोजन का भी 10 मोल पर लीटर। तो क्या आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ है कि जो अमोनिया है वो ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जब आगे बढ़ेगा, आपस में रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे तब अमोनिया बनेगा, और हम अमोनिया लिए नहीं है, अमोनिया बनेगा। तो जैसे ही 9:50 हुआ तो इसका कॉन्सेंट्रेशन घटकर 6 मोल पर लीटर हो गया, सपोज दैट नाइट्रोजन का। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमने कितना समय लगाया, 10 मिनट। बट पर ध्यान दीजिए, और कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग कितना का हुआ, 4 मोल का। तो यहाँ 10 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग कितना का दर्ज हुआ, 4 मोल पर लीटर का चेंजिंग दर्ज हुआ। तो यहाँ पर रिएक्टेंट N2 के लिए 10 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग है 4 मोल पर लीटर, तो पर यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा, 4/10। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये भी कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग है लेकिन 10 मिनट में, और ये भी कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग है 1 मिनट में। कॉन्सेप्ट कहता है कि पर यूनिट टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग होता है उसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। द चेंज इन concentration of reactant or product in per unit time is called rate of reaction। हम यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए ये भी concentration का चेंजिंग था लेकिन 10 मिनट में, और ये भी concentration का चेंजिंग है पर यूनिट टाइम में। तो आप इसको रेट कह सकते हैं, इसको नहीं, क्योंकि ये चेंजिंग 10 मिनट का है और ये चेंजिंग और 1 मिनट में जो या पर यूनिट टाइम में जो concentration का चेंजिंग होता है वही रेट कहलाता है। तो आप इस एग्जाम्पल के मदद से क्या क्या जाने समझे। रिएक्टेंट N2 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, और H2 का कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होगा। लेकिन NH3 शुरू में क्या है हमारे पास, है ही नहीं। तो ये दोनों रिएक्शन करेगा, कौन, N2 और H2। तो किसको बनाएगा, तो NH3 ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन फॉर्म्ड होगा। तो आपके पास इतना समझ होना चाहिए कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ घटता है, डिक्रीज होता है, लेकिन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने लास्ट में क्या डिफाइन किया, रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट एक छोटे से एग्जाम्पल पर सारे कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम रिएक्टेंट A पर आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं कि T1 टाइम में रिएक्टेंट A का जो कॉन्सेंट्रेशन है, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो जान लीजिए A, इसको क्या क्या पढ़ा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पढ़ा जाता है और एक्टिव मास ऑफ A। लॉ ऑफ मास सेक्शन 11th क्लास में पढ़ना था, वहाँ सिखाया गया था कि इसको दो तरह से पढ़ा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ A। तो यहाँ पर T1 टाइम में इस रिएक्टेंट A का कॉन्सेंट्रेशन हमने माना क्या, A1 है, ठीक है, और T2 टाइम में इसी A का कॉन्सेंट्रेशन हो गया A2। हम आपसे ये जानना चाहते हैं A1 बड़ा है कि A2। रिएक्टेंट समय के साथ लगातार उसका कॉन्सेंट्रेशन घटता जाता है, तो A1 ही बड़ा होगा किससे। तो अब उसी तरह से हम लिखना चाहेंगे
कि T2 माइनस T1 टाइम में कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग है, फाइनल में से हमेशा इनिशियल घटाया जाता है, तो A2 माइनस क्या होगा, लेकिन याद रखिएगा कि A1 ही बड़ा है, तो पर यूनिट टाइम में क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस। अब आपके माइंड में ये बात होना चाहिए कि A1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये अधिक है, फाइनल कम है, तो इनिशियल में फाइनल में से इनिशियल घटा रहे हैं, इसमें ये कम है और ये अधिक है, तो कम में से अधिक घटेगा तो डिफरेंस माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो ये हो गया आपका रेट का वैल्यू माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, किसके हिसाब से, रिएक्टेंट ए के हिसाब से। अब प्रोडक्ट बी के हिसाब से समझा रहे हैं। इतना पढ़ाई आसान होने वाला है, अगर एक बार ध्यान दे दिए तो, और बहुत मजा भी आएगा क्योंकि फुल कैलकुलेशन वाला चैप्टर है। जल्दी बोलिए, T1 टाइम में प्रोडक्ट बी का कॉन्सेंट्रेशन हमने मान लिया B1, और T2 टाइम में इस बी का कॉन्सेंट्रेशन हो गया B2। अब बताइए, क्या हम प्रोडक्ट लेके चले थे, नहीं, तो प्रोडक्ट तो बना है, तो बनेगा तो जैसे जैसे समय बीतेगा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो इसमें कौन बड़ा, B2 की B1, B2 बड़ा B1 छोटा। तो यहाँ पर भी उसी तरह लिखेंगे T2 माइनस T1 टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग आ रहा है, B2 माइनस B1, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस। तो आपको बता दें कि ये भी कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग है, इसमें B2 बड़ा है किससे, इसलिए ये पॉजिटिव में आएगा, ये डिफरेंस पॉजिटिव में आएगा, और ये डेल्टा टी ये भी रेट है, ये रेट रिएक्टेंट के हिसाब से है, और ये वाला रेट जो है प्रोडक्ट के हिसाब से है। तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। क्या आप लोग को समझ में आया यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्यों यहाँ प्लस हुआ, तो बताइए जल्दी से। रिएक्टेंट के हिसाब से, रिएक्टेंट के हिसाब से लिखा गया रेट हमेशा निगेटिव होता है, प्रोडक्ट के हिसाब से लिखा गया रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात समझ गए। अब यही से थोड़ा सा और जान लीजिए। रेट दो प्रकार का होता है, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। एक होता है एवरेज रेट और एक, जब दो पीरियड ऑफ टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का बात करेंगे तो एवरेज रेट होगा, और जब हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बात करेंगे, किसी निश्चित समय के लिए बात करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस होता है। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस में बात करेंगे इसी रिएक्शन का, फिर से इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेस करेंगे, तो आपको बता दें कि यहाँ पर dx बाई dt के फॉर्म में हम लिखेंगे, और dx बाई dt में ऊपर वाला चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये टाइम के सापेक्ष। तो जल्दी से बोलिए, इसका इंस्टेंटेनियस रेट याद रखिएगा कि ये रिएक्टेंट के हिसाब से माइनस रहेगा, तो माइनस dA बाई dt, और ये हो जाएगा प्लस dB बाई dt। तो ये है इंस्टेंटेनियस रेट, और इससे पहले हमने लिखा एवरेज रेट। आपको बता दें कि एवरेज रेट को R बार से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, तो R बार इक्वल ये पूरा आ गया, और इसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट को R से, और दोनों को अगर एक साथ यहाँ लिख दें तो आप कुछ ज़्यादा बढ़िया से बेहतर समझ पाएंगे। सामने दिखेगा दोनों रेट है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। ध्यान बनाए रखिएगा, आप कॉन्सेप्ट धीरे से आगे बढ़ने जा रहा है। अभी आप सिंपल रिएक्शन पर पढ़े थे, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, N2 प्लस 3H2। अभी हम जिस रिएक्शन पर बात कर रहे थे उसमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था। जो स्टूडेंट स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं समझते हैं, समझिए, जो सब मल्टीप्लाई में होता है उसको स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ध्यान देंगे, इस जो मल्टीप्लाई में होता है इसमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है, 1, इसमें तो स्टार्ट R बार इक्वल एवरेज रेट इक्वल माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी। अब यहीं पर ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, ये जो एवरेज रेट लिखा जाता है पर मोल सब्सटेंस के लिए लिखा जाता है, कितना के लिए, तो अभी हम H2 के हिसाब से रेट लिखने जा रहे हैं, और H2 के आगे 3 लगा हुआ है, तो 3 लगा हुआ है, तो ध्यान देंगे
कि यहाँ बट पर ध्यान दीजिए 3 मोल H2 का जो रेट है, 3 मोल H2 का रेट है जो वो माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T है, लेकिन 3 मोल का है। और हमने क्या बोला कि जब हम इस तरह से लिखते हैं तो पर मोल सब्सटेंस का लिखते हैं तो पर मोल का कितना हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ जो लोग समझ गए कि पर मोल का लिखेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। जो लोग नहीं समझे, जो लोग कम दिमाग के हैं, सीधे एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, जितना मल्टीप्लाई में रहेगा उतना डिवाइड में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 डेल्टा H2 बाई, तो जल्दी से बोलिए यहाँ पर प्लस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। और अब इंस्टेंटेनियस रेट स्टार्ट, माइनस dN2 बाई dt इक्वल 1/3, सब लोग बोलिए जल्दी से, बाई प्लस 1/2 dNH3 बाई। और अगर वास्तव में हर एक पॉइंट आपको समझ में आया है तो इस फाइनल राउंड के रिएक्शन पर आप बोल कर देखिए। इसमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है। स्टार्ट, आर बार इक्वल माइनस अल्फा डेल्टा बाई माइनस डेल्टा बी डेल्टा टी प्लस डेल्टा सी प्लस डेल्टा डी अपॉन। और अब इंस्टेंटेनियस रेट माइनस 1/अल्फा DA बाई DT माइनस 1/बीटा DB बाई DT प्लस 1/गामा DC बाई DT और लास्ट प्लस 1/डेल्टा DD बाई DT। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, एक एक स्टेटमेंट जो आप अपने क्लास नोट्स में लिखेंगे यहां देख लिया जाए। फाइनली द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का कहां से ये फॉर्मूला आया, आपने 2-3 बार देखा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन चेंजिंग। ये भी आपने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ concentration of product increases with time, और for reactant the value of rate of reaction is always, और for product the value of rate of reaction is always। क्या ये इस रिएक्शन के लिए आप एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट लिख सकते हैं? देख रहे हैं? और ये इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज? इंस्टेंटेनियस। अब इस रिएक्शन के लिए अब सुनिए, एक सिस्टम में जरा देख लिया जाए एवरेज रेट और एवरेज रेट। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 2 प्रकार का होता है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर ए लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड एवरेज रेट। इट इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। तो इस रिएक्शन के लिए शुरू हो रहा है, रिएक्टेंट ए के लिए क्या आप समझ सकते हैं, A1 और ये A2, तो एवरेज रेट हो जाएगा A2 माइनस, इसमें कौन बड़ा है दोनों में, इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए, माइनस। क्यों बड़ा है, कौन बड़ा है, A1, और फाइनल कम है और इनिशियल ही ज्यादा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, फॉर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट द टाइम T1 B1 और ये हो गया T2 टाइम में B2। तो बताइए जल्दी से क्या होगा, B2 माइनस, इस दोनों में कौन बड़ा, इसलिए ये क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल कर दिए। ये एवरेज रेट है कि इंस्टेंटेनियस,
अब इंस्टेंटेनियस रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और ओवर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम तो वो हो जाएगा एवरेज। अब यहाँ पर ध्यान देंगे इस रिएक्शन के लिए, रिएक्टेंट ए के लिए ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है, और ये क्या है, ये भी इंस्टेंटेनियस रेट किसके लिए, प्रोडक्ट बी के लिए। और दोनों को एक साथ लिखे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल प्लस डी बी बाई डी टी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। हम चाहते हैं कि एवरेज रेट को इंस्टेंटेनियस के बराबर लिख दें। कैसे लिख पाएंगे, एवरेज रेट ये रहा, इंस्टेंटेनियस रेट ये रहा, इस एवरेज रेट को इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर में तब लिखेंगे जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। वास्तव में एवरेज इंस्टेंटेनियस में किस चीज का डिफरेंस है, टाइम का, उसमें मतलब लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम और इसमें शॉर्ट, उसमें पीरियड ऑफ टाइम, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब हम टाइम का इंटरवल यानी कि डेल्टा टी का ही मान टेंड्स टू 0 ले लेंगे, मतलब बहुत कम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एवरेज रेट वास्तव में किसके इक्वल हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट की। तो ये चीज आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेंगे। और एक चीज और लास्ट में, अगर कोई आपसे पूछ दे कि आप किसी मतलब एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट किसी चीज के लिए निकाले, कौन मोर एक्यूरेट वैल्यू देता है, इंस्टेंटेनियस। मतलब दोनों में वैल्यू में एक्यूरेसी कौन देता है सबसे ज्यादा, तो इंस्टेंटेनियस। पॉइंट ऑफ टाइम की एक्यूरेसी ज्यादा होती है पीरियड ऑफ टाइम से, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे।